हेलो बच्चों, वेलकम टू टारगेट मेडिकल एकेडमी। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो दुनिया में दो तरीके के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल, है ना। पी फॉर प्रिमिटिव पुराना और पी फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो इस दुनिया में सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए उनके अंदर जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर था वो कैसा था? प्रोकैरियोटिक सेल लाइक सेल्यूलर स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ द सेल बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। किसके अंदर होता है? ये बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। तो दैट्स व्हाई प्रोकैरियोटिक सेल इज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। ठीक है यार, प्रोकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं तो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल। देखो, यूकैरियोटिक सेल एक बड़ा सेल होता है जिसके अंदर हर चीज के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनेली होता है। प्रोटीन बनाने के लिए एक अलग ऑर्गेनेली है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एक अलग ऑर्गेनेली है, फोटोसिंथेसिस के लिए एक अलग ऑर्गेनेली है। लेकिन यहाँ पर ना तो फोटोसिंथेसिस के लिए कोई स्पेशल ऑर्गेनेली होता, ना रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गेनेली होता। ठीक है, तो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी यूकैरियोटिक सेल। सो व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, है ना, क्या है ये, कैसे फंक्शन करता है, इसका नेचर कैसा होता है, वो आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। सो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है तुम्हारे सामने, एक इसका है प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। बेटा तुम्हें दिख रहा होगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोट्स का एक स्पेशल फीचर है, प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियस। तो यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 वॉल एनवलप्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी यहाँ पर 3 वॉल्स होती हैं इसे कवर अप करने के लिए। सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद आती है सेल वॉल और उसके बाद आती है बेटा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा आता है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के कुछ एक्सटेंशन होते हैं जिसे हम बोलते हैं मीजोजोम्स। एंड मीजोजोम्स आर दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ये अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। तो पहले हम समझते हैं व्हाट आर दी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। बेटा जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एप्रेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, है ना, ये सारे क्या है, इनके अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है। और ऐसे स्ट्रक्चर तुम्हें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एप्रेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। These structures are totally absent in prokaryotic cell, है ना। तो अब तुम कहोगे कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस कौन करता है, एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? तो बेटा इसके अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनेली है जो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस और क्या कहते हैं रेस्पिरेशन करता है। वो ऑर्गेनेली कौन सा है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। इनके अंदर बेटा राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन दीज राइबोसोम्स आर स्मॉल राइबोसोम्स। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल जो होता है उनके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो ATS टाइप होते हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ राइबोसोम, 70S एंड ATS। ठीक है, 70S छोटे राइबोसोम्स ऐसे याद कर लो और ATS बड़े राइबोसोम। तो यूकैरियोटिक सेल बड़े बड़े होते हैं, इस वजह से उनके अंदर ATS राइबोसोम्स होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल छोटे होते हैं, इस वजह से उनके अंदर छोटे राइबोसोम्स होते हैं, दैट इज योर 70S। ठीक है, 70S राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट होती है, एक होती है 50S और एक होती है 30S। ठीक है, तो इनके अंदर छोटे वाले राइबोसोम है, दैट इज 70S। तो कोई तुमसे पूछता है कि ATS राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल और नॉट, तो तुम कहोगे नो, ATS राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर यार तुम्हें दिख रहा होगा मैंने कुछ बना रखा है। यहाँ पर मैंने ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी इनफोल्डिंग्स बनाई है, यानी अंदर की तरफ ये फोल्ड हो रही है, अंदर की तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो रही है और कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बना रही है। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज मीजोसोम्स। तो बेटा मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस और बेसिकली रेस्पिरेशन, सबसे मेन रेस्पिरेशन जो होती है वो किसके अंदर होती है? मीजोसोम्स के अंदर होती है, बिकॉज मीजोसोम्स हैव रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। मीजोसोम्स क्या करती हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, इसी वजह से यहाँ पर एंजाइमेटिक रिएक्शन बहुत ईजिली हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये सारे फंक्शन है किसके, मीजोजोम्स के। मीजोजोम्स को हम डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे आगे वाले लेक्चर में। मीजोजोम्स को बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पर फ्लैजिला है, सीलिया है, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सेल्यूलर अपेंडेजेस, है ना। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होती है, फ्लैजिला होती है, किसके लिए, मूवमेंट के लिए क्या होती हैं, फ्लैजिला होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद न्यूक्लियस, सबसे मेन पॉइंट जो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में है वो है न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। न्यूक्लियस होता क्या है, एक न्यूक्लियस क्या होता है, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, बहुत सारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और प्लस उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर क्या है, ये मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है तो ये फ्लूइड नहीं है, सिर्फ क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो न्यूक्लियस, जिसे हम कंप्लीट न्यूक्लियस बोलते हैं, इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि एक घर क्या है, एक घर वो है जिसके अंदर कमरा हो, कमरे के अंदर बहुत सारा सामान हो, और सामान के अंदर क्या हो, बहुत सारे लोग हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, कंप्लीट कमरा। लेकिन एक बाउंड्रीलेस जगह है जिसके अंदर थोड़ा सा सामान रखा हुआ है प्लस एक दो लोग हैं, तो क्या तुम उसे कमरा कहोगे, नहीं, वो तो बस एक क्या हो गया, छोटा सा रहने के लिए तुमने एक जुगाड़ कर रखा है, वो तुम्हारा कमरा नहीं है। तो एक कमरा क्या होगा, जिसकी एक पर्टिकुलर वॉल होगी, है ना, जो क्या होगा, वॉल से क्लोज होगा। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस में जो वॉल होती है वो वॉल नहीं है, नहीं तो यहाँ पर न्यूक्लियस वाली फ्लूइड है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, डीएनए है, प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ क्या है, डीएनए है, कोई भी वॉल वगैरह नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस दे हैव इनकम्प्लीट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड, ठीक है। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल तो है। इसी वजह से ये जो एरिया है, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो व्हाट इज इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट का मतलब क्या है, यानी पुराने टाइम का न्यूक्लियस, पुराने टाइम का न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस दे हैव न्यूक्लियोइड और बोलो इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद यार यहाँ पर मैंने मीजोजोम्स के बारे में एक पॉइंट लिखा है कि मीजोजोम्स आर द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट तुम्हें सही से दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, नोट डाल के मैंने लिखा है, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट कॉम्प्लेक्स इन नेचर। यार देखो मैंने लाइन क्यों लिखी है, एनसीईआरटी में लाइन है और ये लाइन पेपर्स में भी पूछी हुई है, नीट के एग्जाम में लाइन पूछी हुई है। तो ये क्यों लिखी है, इसका लिखने का मकसद क्या है, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। दिखने में तुम्हें बहुत सिंपल लग रहा है क्योंकि ना तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ना इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, बट इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, ठीक है। क्यों कॉम्प्लेक्स नेचर का क्यों होता है, क्योंकि इसके पास कोई भी ऑर्गेनेली नहीं है, तब भी ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तब भी ये रेस्पिरेशन कर रहा है, तब भी अपने सारे फंक्शंस को कर रहा है। तो इसी वजह से एक छोटा सा सेल है जिसके अंदर सारे फंक्शन हो रहे हैं, जो तुम्हारी बॉडी में डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, जो तुम्हारी पूरी बॉडी मिलकर फंक्शन कर रही है, वो अकेला एक छोटा सा सेल कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी सिंपल बट कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ये बहुत ज्यादा सिंपल है, दिखने में बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन इसे अंदर से समझोगे तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसी तरीके से जो लोग बहुत सिंपल दिखते हैं, है ना, उन्हें कभी भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए कि ये भाई ये तो ऐसे ही है, ये बेकार है ना, ये तो बहुत सिंपल है, वो अंदर से बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसी तरीके से ये भी है, इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल है बट ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है अंदर से, ठीक है बच्चों। तो अभी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम एक एक बार, ठीक है बच्चों। चलिए तो बेटा अब हम डिटेल में प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने इसके जनरल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, अब हम प्रोकैरियोटिक सेल को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो वन बाय वन इसके सारे स्ट्रक्चर्स को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। तो बेटा ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल की सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। अभी जो ग्लाइकोकैलिक्स है दो तरीके की होती है,
ठीक है, एक होती है स्लाइम लेयर और एक होती है कैप्सुलेटेड। कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर टाइप होती है और कुछ बैक्टीरिया में कैप्सुलेटेड होती है। स्लाइम लेयर क्या होती है? स्लाइम लेयर इज अ लूज शीट लाइक स्ट्रक्चर और ये थोड़ा सा क्या होता है, रफ होता है। वही हम देखें कैप्सूल को, तो कैप्सूल क्या होता है, थिक होता है, टाइट होता है और क्या होता है, बहुत ज्यादा गमी और स्टिकी नेचर देता है। किसको? ग्लाइकोकैलिक्स को। ठीक है, तो ये था हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, है ना, यहाँ पर दो तरीके के बैक्टीरिया है ना। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा, एक स्टेन बनाई जिसका नाम था क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, जब हम बैक्टीरिया के ऊपर वो क्रिस्टल वॉयलेट डालते थे तो जो स्लाइम लेयर वाले बैक्टीरिया थे वो क्रिस्टल वॉयलेट को अपने ऊपर क्या कर लेते थे, रिटेन कर लेते थे। फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर किसी ने कलर डाला ब्लू कलर का, तो मेरा अगर मेरी बॉडी पूरी तरीके से क्या हो गई, ब्लू कलर की पेंट हो गई, तो इसका मतलब मैं क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि मैंने क्या करा, उस स्टेन को अपने ऊपर क्या कर लिया, स्टेन कर लिया पूरी तरीके से, मेरी बॉडी क्या हो गई, कलर हो गई। ठीक है, तो वैसे ही कुछ बैक्टीरिया थे जो कलर को अपने ऊपर क्या कर लेते थे, पूरी तरीके से स्टेन कर लेते थे। ठीक है, उन्हें हमने क्या बोला, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास क्या रहती थी, स्लाइम लेयर। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया थे जिनके ऊपर कलर नहीं चढ़ता था, जिनके ऊपर कलर नहीं चढ़ता था। ये कौन से बैक्टीरिया थे? जिनके पास क्या होता था, कैप्सूल। ठीक है, इनके ऊपर वो जो कलर था, जो ग्राम स्टेन थी वॉयलेट कलर की, ठीक है, वो इनके ऊपर नहीं चढ़ती थी, जिसकी वजह से ये कैसे दिखते थे, इन्हें हमने क्या बोला, ग्राम नेगेटिव, बिकॉज दे नॉट एबल टू रिटेन दी स्टेन। ये स्टेन को रिटेन नहीं कर पाते थे, इसीलिए हमने इन्हें क्या बोला, ग्राम नेगेटिव। अब बेटा उसके बाद क्या है, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल एक रिजिड आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ना। और अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, सेल वॉल होती है, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होती। तो ग्लाइकोकैलिक्स इज एब्सेंट इन, बोलो, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो सेल वॉल की अगर मैं बात करूं तो रिजिड आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स के अंदर ये बनी होती है किसकी, सेल्यूलोज की। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। अब यहाँ पर दो नाम आ रहे हैं, एक है पेप्टिडो और एक है ग्लाइकन। तो व्हाट इज पेप्टिडो? पेप्टिडो मींस प्रोटीन, ग्लाइकन्स मींस कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकन्स मींस कार्बोहाइड्रेट। तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोटीन होता है और दूसरा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दो तरीके की शुगर होती है इसके अंदर, एक होती है NAG और एक होती है NAM। NAG एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और NAM क्या है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इन दोनों के बीच में बेटा जो लिंकेज होती है वो कौन सी होती है, बीटा 1,4 लिंकेज। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है इनके बीच में, कौन सी, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, किसके बीच में, नाग और नाम के बीच में। और ये जो दिख रहे हैं ये रेड रेड जो मैंने बनाए हैं, दीज आर दी प्रोटीन्स, दीज आर दी प्रोटीन्स। तो इन दोनों के बीच में कौन सी लिंकेज है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और बीच में इनके क्या है, चार तरीके के अमाइनो एसिड्स हैं, है ना। तो ये हो गई किसके बारे में बात, पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में, यानी इनकी सेल वॉल के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज योर सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन एक तरीके की इलास्टिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करती है अंदर जाने के लिए। ठीक है, ये किसकी बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, ये लिपिड्स की ही बनी होती है। ठीक है, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे भी यूकैरियोटिक सेल में। तो लिपिड की बनी होती है बेटा ये, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होती है और जो तुम्हारी यूकैरियोटिक सेल वॉल होती है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर होते हैं वो होते हैं हैप्नोइड्स बॉडी, और वही मैं बात करूं किसकी, यूकैरियोटिक सेल की, तो इनके अंदर जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर होते हैं वो कौन से होते हैं, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल वॉल में, अदरवाइज दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है, ग्लाइकोकैलिक्स। ये दो तरीके की होती है, स्लाइम लेयर और कैप्सुलेटेड। स्लाइम लेयर लूज शीट लाइक होती है ना, ढीली होती है। ठीक है, और थोड़ी सी रफ होती है। वहीं दूसरी कौन सी है, कैप्सुलेटेड। कैप्सुलेटेड कैसी होती है, गमी होती है और स्टिकी इन नेचर होती है ना। तो ये बेटा बैक्टीरिया को एक तरीके से वायरुलेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। वायरुलेंट यानी ऐसे बैक्टीरिया जनरली तुम्हारी बॉडी में जाकर इन्फेक्शन कॉज करेंगे, तो ये क्या करती है, बैक्टीरिया को एक वायरुलेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। उसके बाद सेल वॉल रिजिड एंड मेड अप ऑफ
पेप्टिडोग्लाइकन किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसके अंदर दो चीज होती है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर क्या है तुम्हारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स में NAG और NAM जो कि आपस में जुड़े रहते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। सेल मेम्ब्रेन मैंने तुम्हें बताया दोनों के अंदर सेम होती है, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो बेटा अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ऐसे फीचर जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिले, उसके अलावा किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखने को ना मिले, दीज फीचर्स आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में एक फीचर है जिसका नाम है, मतलब एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है मीसोसोम। तो मीसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में एक ऐसा ऑर्गेनल है जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में प्रोकैरियोटिक सेल के पास ही मिलता है और किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पर्टिकुलर सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं मिलता, जिसका नाम क्या है? मीसोसोम्स। ठीक है, तो मीसोसोम्स होते क्या है? मीसोसोम्स आर दी बेसिकली इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्यों होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल को क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स और ये सारे ऑर्गेनल्स नहीं होते। तो इन सबको रिप्लेस करने के लिए प्रोकैरियोटिक सेल में एक अकेला ऑर्गेनल है जिसका नाम क्या है? मीसोसोम। तो व्हाट आर द मीसोसोम्स? These are the infoldings। ये देख रहे हो आप, infoldings, अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड हुई है, तो these are the infolding of the plasma membrane, है ना। इसके फंक्शन क्या क्या है? तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया किसमें हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में, लेकिन इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन करेगा? मीसोसोम्स। M फॉर मीसोसोम्स, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो जो फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के होंगे वो सारे फंक्शन किसके होंगे? मीसोसोम्स के। तो मीसोसोम्स हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, सबसे पहला काम हो गया। दूसरा, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। बेटा जब भी तुम्हें कोई ऐसे स्ट्रक्चर दिख जाए ना, इर्रेगुलर स्ट्रक्चर, ये हमेशा क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक क्रिकेट है ना, एक क्रिकेट ग्राउंड है जो कि कितना है? 10 स्क्वायर फीट का है, तो उसमें कम लोग क्रिकेट खेलेंगे। और एक क्रिकेट ग्राउंड है जो कि कितना है? 1000 स्क्वायर फीट का, तो उसमें ज्यादा लोग क्रिकेट खेलेंगे। तो वैसे ही जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा एंजाइम वहां पर क्या कर पाएंगे? रिएक्शन कर पाएंगे। तो ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, है ना, सो दैट मोर एंड मोर एंजाइम, है ना, ज्यादा से ज्यादा एंजाइम क्या कर सके? वहां पर रिएक्ट कर सके। ठीक है, और दूसरा क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, डीएनए को रेप्लिकेट करने में, यानी डीएनए से डीएनए फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई, यानी जब ये सेल डिवाइड होता है तो इस सेल को डिवाइड करने में भी कौन हेल्प करता है बेटा? बोलो, मीसोसोम्स। मीसोसोम्स क्या करते हैं? दोनों साइड से एक्सटेंड होने लग जाते हैं इस तरीके से, और फाइनली सेंटर पर जाकर मीट कर जाते हैं और सेल को दो पार्ट में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। समझ में आया? तो ये सारे फंक्शन हो गए किसके? मीसोसोम्स के। तो बेटा मीसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है प्रोकैरियोटिक का, जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो आज से लेकर तुम्हें हमेशा याद रखना है मीसोसोम के बारे में। ठीक है, तो मीसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक। अब हम आगे पढ़ेंगे मीसोसोम्स के बाद नेक्स्ट सेलुलर स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बेटा हर बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता, प्लाज्मिड सिर्फ और सिर्फ कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है, लिमिटेड है ये। हर बैक्टीरिया के अंदर अलग तरीके का प्लाज्मिड होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्लाज्मिड होता क्या है। बेटा ये बैक्टीरिया का है मेन क्रोमोसोम, ये बैक्टीरिया का क्या है? मेन क्रोमोसोम। ठीक है, जो उसके नॉर्मल फंक्शन और फिजियोलॉजी के लिए क्या करता है? कोड करता है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, है ना, उसकी फोटोसिंथेसिस, उसके एंजाइमेटिक रिएक्शन, उसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उनके लिए कौन कोड करता है? ये मेन क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर जो हमारा मेन क्रोमोसोम है, ठीक है, वो हमारे फेस कलर के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, हमारे नॉर्मल फंक्शन जो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं उसके लिए क्या होता है? मेन क्रोमोसोम होता है। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा होता है, दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो प्लाज्मिड क्या है? बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है जो कि कुछ एडिशनल फंक्शंस के लिए कोड करता है। किसके लिए कोड करता है? कुछ एडिशनल फंक्शंस के लिए कोड करता है ना। तो दिस इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। तो प्लाज्मिड क्या है बेटा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। ये इसका मेन क्रोमोसोम और ये क्या है? इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। ये क्या करता है? कुछ एडिशनल फीचर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूं, मेरे अंदर एक मेन क्रोमोसोम होगा जो मेरे मेन फंक्शंस के लिए कोड करेगा। अब मान लो एक सामने से ह्यूमन बीइंग जा रहा है, उसके सींग भी हैं, तो उसके अंदर उस सींग के लिए एक सींग यानी हॉर्न्स, उन हॉर्न्स के लिए एक एडिशनल जीन होगा।
उस एडिशनल जीन का नाम हम क्या देंगे, प्लाज्मिड। तो पहले तो ये जान लो कि प्लाज्मिड सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। मैंने तुम्हें जस्ट एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो एक नॉर्मल बैक्टीरिया, उसके अंदर मेन क्रोमोसोम होगा, बट उसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर है। फॉर एग्जांपल मान लो एक बैक्टीरिया किसी इंडिविजुअल के अंदर, उसके अंदर जाकर ट्यूमर कॉज कर रहा है, तो नॉर्मली बैक्टीरिया ट्यूमर नहीं कर रहा, लेकिन एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया किसी प्लांट के अंदर जाकर क्या कर रहा है, ट्यूमर कॉज कर रहा है। ट्यूमर यानी कैंसर कॉज कर रहा है ना। तो ये जो कैंसर कॉजिंग जीन है, ये क्या होगा, प्लाज्मिड होगा। तो दिस इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, है ना। तो कुछ बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड होता है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं प्लाज्मिड का। एक प्लाज्मिड होता है जिसका नाम होता है टी आई प्लाज्मिड। क्या होता है, टी आई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या होता है ये, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये क्या करता है, ये प्लाज्मिड दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाकर, जब ये बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी प्लांट के ऊपर क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, तो ये उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस करता है बच्चों, ठीक है। तो ये था सारा हमारा किसके बारे में, प्लाज्मिड के बारे में, मीजोसोम्स, है ना, पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में था। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले हमने पढ़ा क्रोमोसोम, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, उसके अंदर देखा कौन से टाइप के राइबोसोम्स हैं। फिर हमने मीजोसोम्स के बारे में पढ़ा, एंड फाइनली हमने अब क्या पढ़ा, प्लाज्मिड के बारे में। अभी थोड़ा सा और रह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे कि राइबोसोम्स में हम पॉलीराइबोसोम्स पढ़ेंगे, है ना, और कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे थोड़े से, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अपनी, ठीक है बच्चों। चलो।